हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। मैं अपने बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र के सभी छात्रों का पुनः स्वागत करती हूँ। और आज मैं डॉक्टर घुरिये के जाति में परिवर्तन लाने वाले कारकों पर चर्चा करने के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या हैं, और इन पर जो डॉक्टर घुरिये ने प्रकाश डाला है उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, ये वर्तमान समय में जाति में बहुत सारी परिवर्तन हो रहे हैं और उनका परंपरात्मक विघटन भी हो रहा है। ठीक है। जाति में परिवर्तन, विघटन या उससे निर्बल बनाने वाले जो कारक हैं उन पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब ये कारक हमारे समक्ष हमको स्पष्ट होंगे तभी हम इनका निराकरण ढूंढ पाएंगे और इस जाति व्यवस्था को मजबूत बना पाएंगे। तो चलिए हम अब देखते हैं जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक क्या क्या हैं। तो पहला कारक है पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता। दूसरा कारक है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। तीसरा कारक है धन का बढ़ता महत्व। और चौथा कारक है स्वतंत्रता आंदोलन। और पांचवा कारक है प्रजातंत्र की स्थापना। नेक्स्ट जो कारक है वो है धार्मिक आंदोलन। और सातवां कारक है यातायात एवं संचार के साधनों में उन्नति। और आठवां कारक जिस पर हमें बात करनी है वह है स्त्री शिक्षा का प्रसार। और नौवां कारक है संयुक्त परिवारों का विघटन। 10वां कारक है जाति पंचायतों का पतन, ह्रास। और 11वां कारक है जजमानी प्रथा की समाप्ति। 12वां कारक आपके समक्ष है वह है नवीन कानूनों का प्रभाव। ये कुछ मुख्य कारक हैं जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। अब इन्हीं पर संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। तो बच्चों, अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में धार्मिक शिक्षा का प्रचलन था। ठीक है, इसमें केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शेष जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया था। वे अपनी जातीय व्यवसाय की शिक्षा परिवारजनों के माध्यम से घर पर ही प्राप्त करते थे। अंग्रेज़ों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्रारंभ की। इस शिक्षा ने भारतीयों को रूढ़िवादिता एवं संकीर्णता से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया और लोगों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना को पैदा किया। वैज्ञानिक शिक्षा ने लोगों में तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया। फलस्वरूप जाति व्यवस्था निर्बल हुई और उसमें परिवर्तन आए। अंग्रेज़ों ने लगभग 150 वर्ष तक भारत में राज्य किया और इसका प्रभाव भारतीय समाज पे पड़ना ही था। और उस समय पश्चिमी सभ्यता रही, संस्कृति आई, तो इन पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। पश्चिम के व्यक्तिवाद, उदारवाद, भौतिकवाद, उपयोगितावाद ने यहाँ नवीन विचारों को बढ़ावा दिया। धन एवं व्यक्ति के गुणों का महत्व बढ़ा। प्रेम विवाह की शुरुआत हुई। अंतरजातीय विवाह भी होने लगे। इसकी वजह से जातीय बंधन जो हैं वो शिथिल हुए, ढीले पड़े तथा खान पान और छुआछूत संबंधी कठोरता में कमी आई। ठीक है, तो पहला मैंने आपको
मुख्य कारक बताया है वो है पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता ने किस तरह से जाति प्रथा को प्रभावित किया, परिवर्तित किया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण भारत में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई, जिनमें सभी जातियों के लोग साथ साथ काम करने के लिए आए। इससे पूर्व प्रत्येक जाति का अलग अलग व्यवसाय था। औद्योगिकरण में यह संभव नहीं था कि चमड़े के कारखाने में केवल चमार काम करें या सूती कपड़ों के कारखाने में केवल जुलाहे काम करें। ये संभव है ही नहीं, लोग बहुत चाहिए, है ना। सभी जातियों के लोगों द्वारा एक ही कारखाने में एक साथ काम करने से उनमें पारस्परिक समझ बढ़ी, बोध बढ़ा और जातीय भेदभाव दूर हुए। सभी जातियों के मजदूरों ने मिलकर ट्रेड यूनियन बनाई। वे एक ही दल के, एक ही झंडे और एवं कार्यक्रम के दौरान संघर्ष करने लगे। नगरों में सभी जातियों के लोग एक साथ साथ रहने लगे। इससे भी उनके बीच व्याप्त जो जातीय भेदभाव था वो काफ़ी हद तक कम हुआ। तो हमने दूसरा पॉइंट आपको बताया, औद्योगिकरण और नगरीकरण। किस तरह से औद्योगिकरण से नगरीकरण बढ़ा और इन दोनों का प्रभाव जातीय व्यवस्था के परिवर्तनों पर आया। अब तीसरे में देखते हैं, धन का बढ़ता महत्व। वर्तमान समय में जन्म के स्थान पर व्यक्तिगत गुणों और धन का महत्व बढ़ा। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसकी एस्टेट अर्थात संपत्ति और गुणों के आधार पर होने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन एक और मुख्य कारण है। अंग्रेजों ने मुक्ति पाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सभी देशवासियों को जो जातीय भेदभाव भुलाकर आंदोलन में भाग लिया और लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रांतों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एक ही झंडे के नीचे एकत्रित होकर के सत्याग्रह और आंदोलन में शामिल हुए। और सभी जातियों के लोग जेल में भी साथ साथ रहे, जेल में साथ साथ खाया पिया, उठे बैठे। इससे भी जातीय परिवर्तन हुए, यानी जातीय जो भेदभाव है वो कम हुआ। अब नेक्स्ट में देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हमारे यहाँ भी प्रजातंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातंत्र की स्थापना हुई और नवीन संविधान बना और नए संविधान में रंग, लिंग, जन्म, धर्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभाव का मना किया गया। ठीक है, तो जब भेदभाव खत्म हुआ तो स्वाभाविक है कि लोग साथ साथ आए और देशवासियों को समाज में समाज के मौलिक अधिकार और पता चले। प्रजातांत्रिक विचारों के कारण भी जाति प्रथा कमज़ोर पड़ी। अब देखिए, इसी दौरान धार्मिक आंदोलनों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई जातीय व्यवस्था को बदलने में, और उनमें मुख्य हैं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और नामदेव, तुकाराम, कबीरदास जी आदि संतों ने जाति के दोषों की कटु आलोचना की और जातीय छुआछूत और ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करने में अपना अपना योगदान दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है यातायात और संचार के साधनों में उन्नति। जैसे जैसे यातायात और संचार के साधन विकसित हुए वैसे वैसे क्या हुआ, गतिशीलता बढ़ी। विभिन्न प्रांतों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग सहयात्री बनकर के यात्रा करने लगे। इससे उनमें संपर्क बढ़ा, समानता के भाव विकसित हुए, छुआछूत कम हुई, खान पान के नियमों में शिथिलता आई। तो इस तरह इस कारक ने भी, यानी यातायात संचार के साधनों की उन्नति ने भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। नेक्स्ट में जो आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है स्त्री शिक्षा का प्रसार। स्त्रियों में शिक्षा के अभाव ने जातीय नियमों के पालन में योगदान किया।
किंतु जब स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो उन्होंने जातीय बंधनों को तोड़ा और जाति प्रथा के कारण उनको जिन यातनाओं को सहन करना पड़ा था उनके प्रति विद्रोह किया। उन्होंने भी जाति से संबंधित विवाह एवं खान पान के नियमों को चुनौती दी और नई शिक्षा प्राप्त स्त्रियां जाति बंधन को स्वीकार नहीं कर रही थीं। तो इससे भी जाति प्रथा ढीली पड़ी, क्योंकि हमारा समाज जितना पुरुषों से चलता है उतना ही स्त्रियों से भी चलता है। संयुक्त परिवारों के विघटन ने भी जाति प्रथा को विघटित किया। संयुक्त परिवार में जातीय नियमों का पालन कठोरता से होता था। जब परिवार एकाकी होने लगे तो जाति का पोषण करने वाले विचारों में कमी आ गई और इस तरह से जाति प्रथा कमज़ोर पड़ी। अब नेक्स्ट में एक और टॉपिक है, वो है जाति पंचायतों का ह्रास। जाति प्रथा को दृढ़ता प्रदान करने में जाति पंचायतों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही है। जातीय नियमों का उल्लंघन करने वालों को जाति पंचायतें दंड देती थीं। उसके डर से सभी लोग जाति के नियमों का पालन करते थे, परंतु जब जाति पंचायतें समाप्त हुईं, उनके स्थान पर नई अदालतें स्थापित हुईं तो जाति प्रथा कमज़ोर हुई और ये सारी सुविधाएं हमारे संविधान में मौजूद थी। अब नेक्स्ट में जो टॉपिक है, जो कारक है, वो है जजमानी प्रथा की समाप्ति। जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरी जाति की सेवाएं प्रदान करती थी। उनमें पारस्परिक निर्भरता थी, एक दूसरे के लिए लोग काम करते थे। किंतु जब औद्योगिकरण हुआ तो इस निर्भरता में कमी आई और नए व्यवसायों का स्थापना हुई तो जजमानी प्रथा टूटी। लोग अपने जातीय व्यवसाय के स्थान पर अब अन्य व्यवसायों का भी चयन करने लगे। इससे जातीय व्यवसाय संबंधी जो बाध्यता थी वो समाप्त हुई। लोगों की जैसी रुचि थी, जैसी उनमें योग्यता थी, वो अपनी योग्यता, अपनी रुचि के अनुसार अपना व्यवसाय चुनने लगे और इस तरह जाति व्यवस्था का आर्थिक आधार समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अब मैं लास्ट टॉपिक पर आती हूँ और वो है नवीन कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश काल से ही कई ऐसे कानून बने जो जाति प्रथा के विरुद्ध थे, जैसे हिंदू विवाह वैधिकरण अधिनियम 1949, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आदि ने विभिन्न धर्मों एवं जातियों के स्त्री पुरुषों के विवाह को वैध घोषित कर दिया। इससे भी जाति प्रथा में बहुत निर्बलता आई। इससे जाति अंतर्विवाह के नियम में शिथिलता आई। 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अब यदि कोई इस तरह का कृत्य करता है तो अपराध माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य के किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्म ने ही जाति को स्थायित्व प्रदान किया था। जब धर्म ही कमज़ोर हो रहा है, जब धर्म का ही महत्व घट रहा है तो जाति कैसे पोषित होगी, यानी जाति भी कमज़ोर पड़ेगी। तो धर्म का महत्व घटने के साथ साथ जाति का भी महत्व घटा। तो बच्चों, आज मैंने आपको जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों पर चर्चा की है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी यदि कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया है या किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख करके डाल सकते हैं मेरी मेल आईडी पर, और व्हाट्सएप के द्वारा आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप पर व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक